वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सुप्रभात दोस्तों। वेलकम टू नीडी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो पिछले पार्ट में मैं आपको बता रहा था कि कैसे वाइसरॉय का जो आपका एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें एक लॉ मेंबर आता है, और वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक लॉ मेंबर आता है, फिर लॉ मेंबर्स धीरे धीरे संख्या बढ़ती जाती है और वो फिर एक लेजिस्लेटिव काउंसिल में बदल जाता है, जिसको विधायी काउंसिल भी कहा जा सकता है। और ये फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको प्रांतीय विधायी सभा, और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसको इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहा गया, इसमें ये बदल जाता है। तो प्रोविंशियल जो अलग अलग प्रांत हैं उनके लिए प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे आज का विधानसभा है, हो जाता है। और फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जैसे आज का लोकसभा और राज्यसभा है, जिसको केंद्रीय विधायी परिषद या विधायी सभा कहा जाता था। तो अब इसमें जो लॉ मेंबर थे पहले शुरू के दिनों में, वो क्या होते थे, ब्रिटिश सरकार के द्वारा नॉमिनेटेड होते थे, और वाइसरॉय भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा नॉमिनेटेड होता था। तो ये वाइसरॉय और उसकी काउंसिल दोनों मिलकर ब्रिटेन सरकार को रिस्पॉन्सिबल होती थी। और ब्रिटेन सरकार में भी किसको, ब्रिटिश पार्लियामेंट को। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी एक मंत्री रहता था जो कैबिनेट मिनिस्टर, जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते थे, उसी को ये रिपोर्ट करता था वाइसरॉय। तो अतः जो भी कानून वाइसरॉय बनाता था, या उसके जो लॉ मेंबर्स जो कि नॉमिनेटेड होते थे, नामित होते थे, किसके द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा, तो वो वही कानून बनाता था जो ब्रिटिश सरकार चाहती थी, या ब्रिटिश कैबिनेट चाहती थी, या ब्रिटिश पार्लियामेंट चाहती थी, वही कानून ये बनाता था। और उसमें अगर कोई एक व्यक्ति जो है उसका अगर अपना अलग भी मत हो, तो वाइसरॉय के पास वीटो पावर था। तो जब वीटो पावर रहेगा वाइसरॉय के पास, तो उस मत को भी नकार दिया जाएगा और वाइसरॉय जो चाहेगा वही कानून बनेगा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये लॉ मेंबर में जब इंडियन मेंबर्स भी जाने लगे, कैसे जाने लगे, इलेक्टेड मेंबर्स के फॉर्म में, निर्वाचित सदस्य बनकर जाने लगे। पहले नॉमिनेटेड मेंबर के फॉर्म में ही, चुने हुए फॉर्म में ही इंडियन मेंबर जाने लगे। ऐसे व्यक्ति जो कि मतलब अंग्रेजों के करीबी थे, भारतीय ही थे, तो उनको अंग्रेज डालने लगे नॉमिनेटेड मेंबर के रूप में। लेकिन धीरे धीरे इलेक्टेड मेंबर्स का प्रोविजन आया और चुनकर भी व्यक्ति पहुंचने लगे लॉ मेंबर के फॉर्म में। तो अब ये व्यक्ति जो है ये लोगों की आवाज बनकर वहां पहुंचते थे, और फिर वहां धीरे धीरे ऐसे कानून बनने लगे जो भारतीय जनता चाहती थी। और वाइसरॉय जो है का वीटो पावर भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। तो इससे क्या हुआ कि अब जो भारतीय जनता चाहती थी वो कानून भी वहां कानून के फॉर्म में वहां पहुंचने लगा। फिर वहां कुछ जो भारतीय मेंबर्स हैं, कुछ और अन्य भी मेंबर हैं, उनको अलग अलग डिपार्टमेंट का इंचार्ज भी बना दिया गया। तो वही इंचार्ज जो है पोर्टफोलियो सिस्टम कहलाया, जिसको पोर्टफोलियो प्रणाली कही गई। वह जो आज आप लोग मिनिस्ट्रियल सिस्टम देखते हैं, तो वो पोर्टफोलियो प्रणाली का ही एक रूप है। तो इस प्रकार से हम अब आगे लॉर्ड एल्गिन के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो लॉर्ड एल्गिन का जो शासनकाल है 1862 से 1863, बहुत कम दिनों का शासनकाल है, 1 वर्ष का। लेकिन इनके टाइम में क्या होता है, एक वहाबी आंदोलन होता है जो इस्लामिक आंदोलन है, और उसका दमन ये कर देते हैं। 1863 ईस्वी में धर्मशाला जो कि हिमाचल प्रदेश में, इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद आएंगे लॉर्ड लॉरेंस। अब लॉर्ड लॉरेंस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 वर्षों का शासनकाल है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 1865 ईस्वी में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया, लेकिन अफगानिस्तान के संबंध में इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, जिसको शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ देता है कि शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाने वाला जो कानून है कौन लेकर आया, तो लॉर्ड लॉरेंस लेके आए। और इन्हीं के समय में उड़ीसा में सन 1866 ईस्वी में, तथा बुंदेलखंड में राजपूताना में 1868 से 69 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ता है। तो देखिए, अकाल बुंदेलखंड का इलाका जो उत्तर प्रदेश में है, आज भी बहुत सूखाग्रस्त क्षेत्र है, और इसलिए अकाल तो वहाँ पड़ना स्वाभाविक था। तो 1868 से 1869 में बुंदेलखंड और राजपूताना में, और 66 में उड़ीसा में अकाल पड़ता है। और फिर इसी अकाल की जांच के लिए एक अकाल आयोग का गठन ये करते हैं, कौन, लॉर्ड लॉरेंस साहब। और किसकी अध्यक्षता में करते हैं, प्रश्न पूछता है, तो हेनरी कैंपवेल की अध्यक्षता में। अब देखिए याद करने का तरीका क्या है, 4 ऑप्शन अगर आएंगे कैसे आप छांटिएगा। नाम क्या है, कैंपवेल। अब वेल है, वेल का मतलब होता है कुआं, कुआं मतलब उसमें पानी, तो पानी की कमी से ही अकाल होता है, तो इसलिए अकाल आयोग कैंपवेल की अध्यक्षता में। ये याद करने का मेरा तरीका है, इसको आप लोग याद रखते सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद 1865 ईस्वी में इसके द्वारा ही, लॉरेंस के द्वारा ही, भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई।
देखिए टेलीग्राफ तो या तार जो है वो तो डलहौजी के समय ही आ जाता है, लेकिन प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा जो है वो 1865 में भारत एवं यूरोप के बीच किसके समय में, लॉरेंस के समय में शुरू हुआ। अब इसके बाद लॉर्ड मायो आ जाते हैं, 3 वर्षीय शासनकाल है इनका, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्यों? अब 72 में जब इनका जाने का समय होता है उस समय मेयो कॉलेज की स्थापना करते हैं ये। 1872 में ही एक कृषि विभाग की स्थापना करते हैं। और लेकिन एक अफगान, उनका नाम है शेर अली अफरीदी, जो शाहिद अफरीदी हैं उनके नाम पे आप लोग याद रख सकते हैं। तो शेर अली अफरीदी जो हैं वो 8 फरवरी 1872 ईस्वी को, मतलब फरवरी महीने में चाकू मारकर इनकी हत्या कर देता है। तो प्रश्न आता है कि कौन ऐसा गवर्नर जनरल है या वाइसरॉय है जिसकी हत्या चाकू मारकर कर दी जाती है, तो लॉर्ड मायो है। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मायो के कार्यकाल में। देखिए पहली जो जनगणना हुई वो 1872 ईस्वी में हुई, लेकिन ये संपूर्ण भारत में नहीं हुई, भारत के 75 से 80% भूभाग पर ही हुई। लेकिन जो रेगुलर जनगणना है वो, मतलब जो नियमित जनगणना 1881 से शुरू हुई, पूरे भूभाग पर हुआ था ये, और उसके बाद हर 10 साल बाद जनगणना होने लगा, 1891, 2000, 1901, ठीक है। तो फिर ऐसे ही अभी 2011 और 2021 में जनगणना, तो वह हर 10 साल पे जनगणना की पहली शुरुआत 1881 में हुआ, लेकिन जो पहली जनगणना हुई वो लॉर्ड मायो के शासनकाल में 1872 में हुआ। अब हम लोग लॉर्ड नॉर्थब्रुक के बारे में पढ़ेंगे। ये इनका शासनकाल 4 वर्षों का रहा, 1872 से 1876 तक, और इनके समय में भी बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। देखिए जब 19वीं शताब्दी है उसमें अकाल बहुत ज़्यादा पड़ता है कि सिंचाई की व्यवस्था सुचारू न होने के कारण अकाल की व्यवस्था बहुत थी, अंग्रेज बस लूटपाट में लगे रहते थे, तो अकाल बहुत ज़्यादा होता था उस समय। और इनके समय में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा, और इसने बड़ौदा के मल्लव राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर मद्रास भेज दिया। पूछता है ये प्रश्न। और लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने यह घोषणा की, इनका घोषणा भी पूछ देता है प्रश्न के रूप में, मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है। ये अपने आप को उदार पेश करना चाहते हैं और यह बताते हैं कि मेरा उद्देश्य क्या है, कि मैं टैक्सेस को हटा दूंगा और जो जो अलग ऐसे ऐसे नियम है जो कि अनावश्यक है उनको भी बंद करना है। पंजाब में प्रसिद्ध एक कूका आंदोलन होता है, इन्हीं के समय में होता है, और इन्हीं के समय में स्वेज नहर जो है वो खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि होती है। जब स्वेज नहर बन के तैयार हो जाता है, खुलता है, तो रास्ता बहुत छोटा हो जाता है भारत एवं यूरोप के बीच में, और इसीलिए भारत एवं ब्रिटेन के बीच में व्यापार में वृद्धि हो जाती है। अब इनके बाद एक इम्पॉर्टेंट आएंगे लॉर्ड लिटन। देखिए नॉर्थब्रुक से स्टार्ट होगा 72 से, 1872 से 76, फिर लिटन 76 से 80, और फिर रिपन 80 से 84। तीनों ऐसे हैं जिनका शासनकाल 4-4 साल का है। तो अगर आपको नॉर्थब्रुक से अगर स्टार्ट रहा, याद रहा 72 से, तो आप 4-4 साल जोड़कर रिपन तक पहुंच पाएंगे। 1872 में 4 जोड़ दीजिए, 1876 तक कौन है, नॉर्थब्रुक। उसके बाद लिटन साहब हैं 76 से 80, फिर 80 से 84 आपके रिपन साहब आ जाते हैं। लिटन जो था एक प्रसिद्ध उपन्यासकार था, निबंध लेखक था, साहित्यकार था। साहित्याकाश में इसे ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता था। इंपॉर्टेंट है, इसके समय में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में भयानक अकाल पड़ा। मैंने बताया आपको कि 19वीं शताब्दी का जो अंत का समय था, उत्तरार्ध वाला समय था, लास्ट का जो समय था, उसमें बहुत अकाल पड़े। लिटन ने रिचर्ड स्ट्रैटजी की अध्यक्षता में 1878 में एक अकाल आयोग की नियुक्ति की। तो इन्होंने भी एक अकाल आयोग की नियुक्ति की, तो ये स्ट्रैची की अध्यक्षता में अकाल आयोग गठित किया 1878 में। और 1 जनवरी 1877 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए एक दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। किस दिन? साल के पहले दिन 1877 में। तो प्रश्न पूछता है किसके कार्यकाल में हुआ, तो लिटन, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में हुआ, और ये 1 जनवरी 1877 को हुआ। ब्रिटेन की महारानी को केसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई दिल्ली दरबार में। मार्च 1878 ईस्वी में लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम, जो कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, उसको ये पारित करता है और भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा देता है। तो भारतीय समाचार पत्र जो थे उस समय जो भी आते थे वो एक क्रांति के मतलब बीज बोते थे, तो इसलिए अंग्रेज देखते हैं कि इन समाचार पत्रों को बंद करना आवश्यक है,
और वो लोग कठोर प्रतिबंध लगाना शुरू कर देते हैं। वर्नाकुलर एक प्रेस एक्ट पास करते हैं। खासकर उस समय का एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र होता था सोम प्रकाश, उसको प्रतिबंध करना ये चाहते थे। और इस कानून में इतने कठोर प्रावधान थे, क्या था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति भी जब्त कर सकती है। तो पहला एक अखबार था पायनियर अखबार, उसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया। देखिए अखबार तो समर्थन करेगा नहीं, लेकिन इसने किया था। इसी के समय में सन 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, आर्म्स एक्ट पास हो गया। किसके समय में? लिटन के शासनकाल में, जिसके तहत अब शस्त्र रखने एवं व्यापार करने के लिए अब लाइसेंस चाहिए आपको। इसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी। तो देखिए लिटन जो है बहुत क्रूर है, ये हर वो काम करता है जिससे भारतीयों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़े। अब देखिए एक नोट दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1857 में सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने की आयु 23 वर्ष निर्धारित की गई थी। 59 में देखिए इसको घटाकर 22 वर्ष और 66 में घटाकर 21 वर्ष कर दिया गया। और लिटन ने उसको और घटाकर 19 वर्ष। तो सोचिए कितने कम दिनों में, पहले तो परीक्षा आयोजित नहीं होती थी, आयोजित हुई भी तो वो ब्रिटेन में होती थी, और फिर उम्र इतना घटा दिया गया। मतलब ये लोग रास्ता खोल कर भी फिर उसको बंद कर देते हैं। खोलते भी हैं कि हाँ ठीक है हम अब परीक्षा लेंगे, लेकिन उम्र इतना कम कर देते हैं कि कोई भारतीय उसमें प्रवेश ही न कर पाए। लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्रांच महाविद्यालय की स्थापना लिटन ही करता है। अब लिटन के बाद फिर मैंने बता दिया है कि 4 साल बाद 1872 से 76 नॉर्थब्रुक, 76 से 80 लिटन और 80 से 84, 4-4 साल जोड़ते जाइए, रिपन पहुंच जाइए। तो ये 3 के लिए बहुत आसान ट्रिक है। रिपन तो लिटन का ठीक उल्टा रिपन होता है। जितना लिटन क्रूड होता है, रिपन उतना ही उदारवाद होता है, उदारीवादी प्रवृत्ति का होता है। प्रधानमंत्री उस समय ग्लैडस्टोन होते हैं और उन्हीं के परामर्श पर रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल कर दिया और 1882 ईस्वी में जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उसको समाप्त कर दिया। और भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को भी वही सुविधाएं दी गई जो अन्य समाचार पत्रों को थी। अब इसने सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु को बढ़ाकर 19 वर्ष से 21 वर्ष कर दिया। जो जो काम किया था गलत लिटन, उसको रिपन ठीक करने का प्रयास करता है। इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। आज भी जो प्रश्न पूछता है कि स्थानीय स्वशासन जिसको की शुरुआत किसने की, तो रिपन साहब हैं। 18 मई 1882 को स्थानीय स्वशासन संबंधी एक कानून बनाया, जिसके आधार पर विभिन्न प्रांतों में 1883 से 85 के मध्य स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बनाए गए। इसके समय में ही भारत में सन 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई। मैं बता चुका हूं आप लोगों को, तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल तक जनगणना की जाती है। 1881 की जनगणना में हैदराबाद और राजपूताना को नहीं जोड़ा गया था। भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुई, परंतु इसमें भारत के संपूर्ण भागों का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। लगभग 20% भारत का भाग इसमें छूट गया। बता चुका हूं मैं आपको, 80% तक ही भाग कंप्लीट हुआ था। रिपन के द्वारा ही सन 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 कारखाना के अधिनियम आते हैं। एक 1881 में आता है, इसके 10 साल बाद 1891 में दूसरा आता है। याद करने का तरीका, पहला रिपन के काल में 1881 में, दूसरा उसके 10 साल बाद 91 में आता है। उसको फैक्ट्री एक्ट कहते हैं। तो जो पहला फैक्ट्री एक्ट आता है कारखाना अधिनियम, उसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और 7 से 12 वर्ष के श्रमिकों के 9 घंटे से अधिक कार्य कराया जाना प्रतिबंधित। अब देखिए 7 वर्ष से कम आयु के लोगों को तो काम करना ही नहीं है, और जो 7 से 12 वर्ष के श्रमिक हैं उनको अब 9 घंटे से अधिक कार्य नहीं करना है। लेकिन यह एक्ट चाय, कॉफी एवं नील की खेती पर लागू नहीं थी। रिपन के समय में शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। तो हंटर की एक जो शिक्षा समिति थी शैक्षिक सुधारों के लिए, पूछता है प्रश्न किसके कार्यकाल में, तो ये रिपन के कार्यकाल में ही आता है। या ये भी पूछता है कि विलियम हंटर किससे संबंधित है, तो वो शैक्षिक सुधारों के लिए जो एक कमेटी बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे। 2 फरवरी 1883 को यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए एक इल्बर्ट विधेयक आता है। देखिए एक इल्बर्ट बिल लाया जाता है। पहले क्या ये कानून था कि जो भी यूरोपीय हैं उनके लिए भारतीय न्यायाधीश नहीं होंगे, उनके लिए यूरोपीय न्यायाधीश ही होंगे। जैसे कोई अंग्रेज है तो अगर वो कोई दोषी पाया जाता है किसी काम में, तो उसके लिए जो जज होगा या न्यायाधीश होगा वो कोई अंग्रेज ही हो सकता है।
लेकिन एक जब इल्बर्ट बिल आता है तो उसमें ऐसा रहता है कि अब भारत के जज भी, भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपीय जो भी है उसके विरुद्ध जो है मुकदमे की सुनवाई कर पाएंगे। लेकिन ये इल्बर्ट बिल में रहता है। लेकिन इस अगर ये बिल लाया गया तो जो यूरोप के लोग हैं वो लोग प्रबल विरोध करते हैं इसका। अब इसका कारण ये है प्रबल विरोध करने का कि यूरोपीय शुरू से अपने आप को क्या बताते थे कि हमारी नस्ल जो है वो हम ऊंचे नस्ल के लोग हैं, भारतीय जो है वो नीचे नस्ल के लोग हैं। तो वो तो पहले से ही भारतीयों को नीचा दिखाते थे। तो उनका ये मानना था कि भारतीय कैसे हमारा जो है वो माने हमारे जज बन जाएंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने प्रबल विरोध किया और अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए विद्रोह को ही श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अब फ्लोरेंस नाइटिंगेल है रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी है। प्रश्न पूछता है कि भारत के उद्धारक कौन है, तो इनके अच्छे अच्छे कर्मों के कारण फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इनको भारत के उद्धारक की संज्ञा दी है, लॉर्ड रिपन साहब को। अब लॉर्ड रिपन जब खत्म होता है तो हमारे लॉर्ड डफरिन आ जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है डफरिन साहब, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना जो है इन्हीं के कार्यकाल में 1885 में हो जाएगी। तो इसके समय में क्या होता है, तृतीय जो एंग्लो वर्मा युद्ध जो कि 85 से 88 तक चलता है। अब देखिए इसको याद करने का तरीका, कौन सा ये वर्मा युद्ध है, तो तीसरा। तो जब कांग्रेस बनता है ये याद रखिए आप, 85 या 3 साल उसमें जोड़ दीजिए तो 85 से 88 ये चला और बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। इसी समय बंगाल टीनेंसी एक्ट या अवध टीनेंसी एक्ट, पंजाब टीनेंसी एक्ट पारित हुआ। जो भी टीनेंसी एक्ट है वो डफरिन के समय में ही पारित हुआ। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी, 28 दिसंबर 1885 को बंबई में एओ ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बता चुका हूं मैं। एओ ह्यूम जो कि एक ब्रिटिश अफसर रहते हैं, रिटायर्ड ब्रिटिश अफसर, उन्हीं की अध्यक्षता में, उन्हीं के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे डफरिन के बाद लैंसडाउन साहब हैं, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका यह है कि डफर डाउन, जो डफरिन डफर है तो डफर जो है वो डाउन हो जाता है, तो डफर डाउन करके मैं याद करता हूँ, ठीक है। तो डफर डाउन तो 88 से 94 तक डाउन रहते हैं, लैंड्स डाउन। भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है, डुरंड रेखा का निर्धारण इसी के, तो पहला तो प्रश्न ये आ जाएगा कि डुरंड रेखा किसके किसके बीच में, तो ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। और डुरंड रेखा का निर्धारण जो है भारत और अफगानिस्तान के मध्य, वो लॉर्ड लैंसडाउन के समय में ही होता है। 1891 ईस्वी में दूसरा कारखाना अधिनियम, मैंने बताया कि पहला कारखाना अधिनियम 1881 में आता है, दूसरा उसके 10 साल बाद 91 में आता है। तो पहला जो है 81 में आया, दूसरा 91 में आया, 91 में लॉर्ड लैंसडाउन के समय में दूसरा आता है। पहला किसके कार्यकाल में आता है, तो रिपन साहब के कार्यकाल में आता है। तो जो लैंसडाउन साहब के समय में जो कारखाना अधिनियम आता है दूसरा, उसमें स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो 7 से 12 साल के जो भी लोग थे उनको 9 घंटे से अधिक पर प्रतिबंध लगाया गया था, स्त्रियों को 11 घंटे से अधिक प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रश्न पूछ देगा कि क्या पुरुषों को भी, नहीं, पुरुष कर सकते हैं 11 घंटे से अधिक, लेकिन स्त्रियां 11 घंटे से अधिक नहीं काम कर सकती है। और सप्ताह में एक दिन छुट्टी की व्यवस्था कर दी जाती है दूसरे फैक्ट्री एक्ट में। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, 94 से 99 तक। तो भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का है, पूछ देता है यह कथन। 1895 से 98 के ईस्वी के मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब एवं मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा। बता चुका हूं मैं कि 19वीं शताब्दी का जो उत्तरार्ध है वहां अकाल पड़ते ही रहता है पूरे देश में। तो एल्गिन के समय में भी आपका अकाल पड़ा। अब आ जाते हैं लॉर्ड कर्जन साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके समय में बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। 1899 में कर्जन ने भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा, अब लीगल, ठीक है, मनी कहिए, जो है वो अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की लीगल मनी जो है डिक्लेयर कर दी जाती है भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम के द्वारा। शासन की कार्यक्षमता के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने रिपन द्वारा स्थापित स्थानीय स्वशासन की प्रणाली पर आघात किया और 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन अधिनियम बनाया। अब स्वशासन प्रणाली जो है उसको खत्म कर दिया कर्जन ने और एक कलकत्ता कॉरपोरेशन बना दिया और 1899 में।
कर्जन ने सन 1901 ईस्वी में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग, तो इसको भी याद करने का तरीका यही है। कॉलिन आप लोग को याद होगा कि कॉलिन क्या होता है, देखेंगे कोई भी चीज़ साफ करने के लिए या कॉलिन का प्रयोग होता है, तो वो क्या है, लिक्विड है, वाटर के फॉर्म में रहता है या लिक्विड है, स्प्रे करते हैं हम लोग और सफाई करते हैं। तो इसके लिए क्या है, सिंचाई आयोग। तो जहां ऑप्शन में आपको कॉलिन दिखे तो सिंचाई आयोग आप लोग लगा दीजिएगा, सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रिफ। फिर थॉमस रॉबर्टसन है तो इनकी अध्यक्षता में रेलवे आयोग, ठीक है। एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग। अब इसको याद करने का तरीका, फ्रेजर हैं तो एक फ्रेजर गाड़ी आती थी और पुलिस जो है वो उनको एक बाइक दिया जाता ही है, तो आप लोग पुलिस आयोग और फ्रेजर से आप लोग याद करने का तरीका है, एक रिलेशन बना लीजिएगा। और सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय। अब रैले से रेल कंफ्यूज मत होइएगा, विश्वविद्यालय में रैलियां होते रहती हैं छात्रों की, तो ये तरीका है याद करने का, विश्वविद्यालय में सर थॉमस रैले। 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, पूछता है इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट कब पास हुआ, 1904 कर्जन के समय में। इसने सर एंटनी मैकडॉनल्ड को अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया। अब देखिए, जब अकाल आता है तो लोग क्या करते हैं, मैकडॉनल्ड में भाग जाते हैं, कहाँ, वहां जाके खाते हैं मैकडॉनल्ड में, इसको याद करने का तरीका है। एवं सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा, जो कि अभी पाकिस्तान में है, वहां एक कॉलेज की स्थापना की। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 ईस्वी के द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा मरम्मत की ओर ध्यान दिया। और जो अभी आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, भारतीय पुरातत्व विभाग, उसकी स्थापना हो जाती है। तो एक अधिनियम पास कराया जाता है, प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 में, और फिर इसकी स्थापना होती है भारतीय पुरातत्व विभाग की। बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है ये। कर्जन के समय 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया, जिसके द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना करके किसान को उचित ब्याज पर रुपया दर कर्ज देने की व्यवस्था की गई। अब देखिए, कर्जन जो है प्रयास करने लगते हैं किसानों की, अकाल को देखते हुए अब सुदृढ़ करने लगते हैं। अकाल आयोग लेके आते हैं, सिंचाई आयोग लेके आते हैं, फिर सहकारी उधार समिति अधिनियम ले आते हैं, ताकि जो आगे जो है अकाल को रोका जा सके। इसने कृषि बैंक भी खुलवाए। इसने 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की। देखिए, आप लोग जो जो चीज देखेंगे वो सब अकाल को रोकने के लिए। इसके समय 1905 में पूसा में एक कृषि अनुसंधान संस्थान खोली गई। कर्जन के समय ही पहली बार प्रत्येक प्रांत और केंद्र स्तर पर एक निदेशक के अधीन एक पृथक गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई, हर प्रांत में और हर केंद्र में। लॉर्ड कर्जन के समय में किचनर परीक्षा को सैनिक प्रशिक्षण में शामिल करके सेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाया गया। प्रश्न पूछ देता है कि किचनर परीक्षा किससे रिलेटेड है, तो ये सैनिक प्रशिक्षण में शामिल करके सेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाने के लिए है। इसी के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ। कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक कार्य क्या था, ये हम लोग देखेंगे। तो इसमें 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन, 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा शिमला में की गई। अब बंगाल विभाजन में तीन चीज आता है, पहले घोषणा, तो ये 19 जुलाई 1905 को शिमला में की गई और इसका प्रारूप उसी दिन प्रकाशित किया गया। सितंबर 1905 में उसे सम्राट ने भी स्वीकृति दे दी और 16 अक्टूबर 1905 को इस बंगाल विभाजन की योजना को लागू कर दिया गया। तो 3 दिन है, पहले दिन योजना की घोषणा होती है, दूसरे दिन सम्राट स्वीकृति देता है और अक्टूबर में इसको लागू कर दिया जाता है। बंगाल को 2 प्रांतों में बांट दिया जाता है, एक पूर्वी बंगाल और दूसरा जो था वो असम प्रांत, और पूर्वी बंगाल को मिला के एक, और दूसरा पश्चिमी बंगाल। अब देखिए, आज का भी जो पश्चिम बंगाल है और असम तो एक अलग प्रदेश ही हो जाता है, और जो पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान के रूप में हो जाता है, जो बाद में बांग्लादेश होता है। तो पूर्वी पाकिस्तान जो है, पूर्वी बंगाल, वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। तो आपसी फूट डालने के लिए इन्होंने पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल 2 भागों में बंगाल को बांट दिया और कहा क्या कि हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन की सुविधा के लिए इसको बांट रहे हैं। लेकिन जनता को पता था कि ये लोग फूट डालने के लिए पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल में बांट रहे हैं इसको। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय ढाका में बनाया गया और लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयू फ्रेजर को बनाया गया। जो पुलिस आयोग के जो हेड थे सर एंड्रयू फ्रेजर, उन्हीं को लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सैनिक सदस्य के अधिकारों के प्रश्न पर
करजन का प्रधान सेनापति किचनर से मतभेद हो गया, जिसमें भारत सचिव ने किचनर का ही पक्ष लिया। अब करजन का यहाँ जो है, अब उनका एग्जीक्यूटिव काउंसिल था जिसको कार्यकारिणी परिषद कहा जाता था, तो उसमें एक सैनिक सदस्य भी था, मिलिट्री मेंबर भी था। तो वहाँ उसके अधिकारों के प्रश्न पर करजन का जो है, सैनिकों के अधिकारों पे करजन का जो प्रधान सेनापति था किचनर, उससे मतभेद हो गया और उसमें जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उसने किचनर का ही पक्ष लिया और इससे असंतुष्ट होकर अगस्त 1905 में लॉर्ड कर्जन ने त्यागपत्र दे दिया। जब कर्जन जाते हैं तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय आते हैं 1905 से 1910 में, और इसके समय में एक महत्वपूर्ण बात होती है, आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां के द्वारा ढाका में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का, अब सूरत अधिवेशन होता है 1907 में, और उस समय कांग्रेस भी गरम दल और नरम दल में बंट जाता है। इसके शासनकाल में 1907 ईस्वी में आंग्लो एवं रूसी प्रतिनिधिमंडलों के बीच में बैठक हुई। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र, जिसको सेपरेट इलेक्टोरेट बोलते हैं, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो आता है 1909 में, जिसको काउंसिल एक्ट 1909 भी कहा जाता है, उसके द्वारा किया गया। अब इसके बाद मिंटो साहब के बाद, मिंटो द्वितीय के बाद हार्डिंग आते हैं, ठीक है। 1910 से 1916 रहते हैं, ये भी द्वितीय हार्डिंग है। इनके समय में ब्रिटेन के राजा जो जॉर्ज पंचम है वो भारत आए, ये इंपॉर्टेंट है। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया। यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई एवं भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। तो जो बंगाल विभाजन है उसको रद्द कर दिया जाता है किसके शासनकाल में? हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में, और दिल्ली को राजधानी बना दिया जाता है इन्हीं के शासनकाल में। 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बन गई। घोषणा हो जाता है दिसंबर 1911 में ही, लेकिन 12 में दिल्ली भारत की राजधानी बनती है। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया और इस कांड में भाई बाल मुकुंद को फांसी की सजा दे दी गई। इसी के समय 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध आप सबको पता होगा 1914 में शुरू होता है, चलता है ये 1919 तक। तो हार्डिंग द्वितीय के समय में ही 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ और इसी के शासनकाल में फिरोज शाह मेहता, जो कि नरम दल के होते हैं, ये बॉम्बे क्रॉनिकल और गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन प्रारंभ किया। 1916 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलाधिपति नियुक्त किया गया। जो BHU है उसका कुलाधिपति वाइस चांसलर इनको दिया गया 1916 में। अब इसके बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड आ जाएंगे 1916 से 1921 ईस्वी तक। तो कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन होता है, जिसको लखनऊ पैक्ट भी बोलते हैं 1916 में, उसमें कांग्रेस का एकीकरण हो जाता है और कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता भी होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 1916 अधिवेशन। 1916 ईस्वी में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना होती है चेम्सफोर्ड के ही काल में। इन्हीं के काल में 1917 ईस्वी में शिक्षा पर एक सैडलर कमीशन, सैडलर आयोग का गठन होता है। तो प्रश्न पूछता है कि सैडलर आयोग किससे संबंधित है? शिक्षा से। अब ये पूछे कि सैडलर आयोग किसके कार्यकाल में? तो चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को मॉन्टेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है, मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन होते हैं? मॉन्टेग्यू होते हैं, और वो ये घोषणा करते हैं जिस 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश की पार्लियामेंट में, ब्रिटेन पार्लियामेंट में, उसी को मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन कहा जाता है। लोक सेवाओं की परीक्षाएं इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ कराने की संस्तुति मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा की गई। अब ये जो लोक सेवा, जो सिविल सर्विस का एग्जाम है, वो इंग्लैंड एवं भारत दोनों जगह हो सकता है, हो जाएगा। ठीक है, और इसी के काल में 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट आता है, ठीक है, जिसको ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जितने भी मेंबर्स थे वो सारे ब्रिटिशर्स होते हैं, इसलिए इसको ब्लैक एक्ट कहा जाता है 1919 में। ठीक है, इसी के काल में, अब इसमें एक ऐसा ब्लैक एक्ट इसलिए कहा जाता है कि रॉलेट एक्ट में एक प्रोविजन है कि बिना किसी को कारण बताए उसको अरेस्ट किया जा सकता है। इसी के काल में 13 अप्रैल 1919, अब इस रॉलेट एक्ट के विरोध में ही 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग कांड हो जाता है अमृतसर में, हत्याकांड, और खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का असहयोग आंदोलन इसी के समय में प्रारंभ होता है। तो देखिए, जब रॉलेट एक्ट आता है तो इसी के विरोध में लोग जो है जलियांवाला बाग में इकट्ठे होते हैं,
सैफुद्दीन किचलू और इनको जो अरेस्ट किया जाता है, इसी के विरोध में वहाँ लोग इकट्ठा होते हैं और फिर वहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है जनरल डायर की के अध्यक्षता में। और फिर उसी के बाद से आपका आंदोलन शुरू हो जाता है, गांधी जी का असहयोग आंदोलन, और फिर खिलाफत आंदोलन उसी समय शुरू होता है। तृतीय अफगान युद्ध इसी के समय में हुआ। अब उसके बाद आ जाएंगे आपके लॉर्ड रीडिंग साहब, ये भी 5 साल तक रहेंगे। तो मोपला विद्रोह जो है 1921 में, ये इन्हीं के समय में होता है। और 1921 में एम.एन. रॉय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन भी किया जाता है, लॉर्ड रीडिंग के समय में ही ये होता है। इसके काल में ही प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवंबर 1921 ईस्वी में भारत की यात्रा की। इस दिन पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया विरोध में। 5 फरवरी 1922 को घटी। अब चौरी चौरा की घटना बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 फरवरी 1922 को हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में क्या होता है, गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अब चौरी चौरा घटना हो जाती है, इसमें गोरखपुर जिले में एक जो पुलिस थाना है उसको पूरा जला दिया जाता है, पुलिस थाना को। और इसी के बाद से गांधी जी है, क्योंकि वो असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने कहा था कि हिंसा का मार्ग हम लोग नहीं अपनाएंगे, ठीक है, अहिंसा के मार्ग से हमारा ये आंदोलन चलेगा। तो इसीलिए गांधी जी अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। भारत में 1922 से इलाहाबाद में सिविल सेवा की परीक्षा शुरू हो जाती है। 1922 ईस्वी में ही विश्व भारती विश्वविद्यालय ने कार्य करना प्रारंभ किया। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास, जिसको CR दास कहते हैं, और मोतीलाल नेहरू, ये इलाहाबाद में कांग्रेस के अंदर ही एक स्वराज पार्टी का गठन करते हैं। और 1923 ईस्वी के चुनाव में इस दल को मध्य प्रांत, जिसको सेंट्रल प्रोविंस कहते हैं, और बंगाल में पूर्ण बहुमत मिलता है। 1925 ईस्वी में प्रसिद्ध आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता जो रहते हैं स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी जाती है। अब इसके बाद हमारे आएंगे लॉर्ड इरविन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इरविन 1926 से 1931 है। तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन है भारत पहुंचता है। साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन भी कहा गया है, क्योंकि इसमें कोई भी मेंबर भारतीय नहीं था, ठीक है। मैंने ये जो आपका रॉलेट एक्ट है उसको कह दिया था कि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। ये साइमन कमीशन था जिसमें व्हाइट कमीशन कहा गया है, इसमें सारे मेंबर्स थे। रॉलेट एक्ट तो एक्चुअल में ब्लैक एक्ट इसलिए कहलाया क्योंकि उसके प्रोविजन जो थे बहुत कड़े थे, भारतीयों के बहुत अगेंस्ट थे। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले में भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में 1929 ईस्वी में बम फेंक दिया गया। अब जैसे रॉलेट एक्ट का विरोध करते करते लाला लाजपत राय जो है वो पुलिस के लाठीचार्ज में मारे जाते हैं, तो उनकी मृत्यु के बदले में भारतीय जो भी चरमपंथी थे, जो क्रांतिकारी थे, उनके द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में 1929 ईस्वी में बम फेंका गया। और लाहौर जेल में जतिन दास ने 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल शुरू की। वह भूख हड़ताल के 64वें दिन 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। भूख हड़ताल का कारण भारतीय एवं अंग्रेज कैदियों के बीच व्यवहार में किया जाने वाला भेदभाव था। 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ 1929, और उस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया। और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार, जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट होता है, तो उसमें महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया। और 25 जनवरी 1931 को वायसराय इरविन बिना कोई शर्त उन्हें रिहा कर देता है, 1 साल तक उनको रख पाते हैं। 12 नवंबर 1930 ईस्वी में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, जिसको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, तो वो 1930, 31, 32 लगातार 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। पहला जो है 12 नवंबर 1930 को होता है लंदन में, और इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। प्रश्न पूछता है कि किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया, तो बस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया गांधी जी के नेतृत्व में, बाकी पहले और तीसरे में भाग नहीं लिया। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, और साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को। अब गांधी जो है इरविन पैक्ट आता है 1931 में। 1930 में आपका प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है, लेकिन उसमें भाग नहीं लेते हैं। फिर 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होता है। इसी के बाद गांधी जी जो है वो भाग लेते हैं किसमें, आपके ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, लेकिन गांधी जी के जो भी डिमांड है उसको पूरा न कर पाने के कारण फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो शुरू किया जाता है। तो ये पहले स्थगित हो जाता है 4 मार्च 1931 को, आगे हम लोग देखेंगे कि फिर से ये शुरू किया जाएगा।
तो आगे कार्यकाल आ जाएगा लॉर्ड वेलिंगटन का 1931 से 1936। इसके समय में लंदन में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भी भाग लिया, कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गांधी जी ने किया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 ईस्वी को दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। बता चुका हूं मैं आपको। 16 अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। इसको कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं। तो पहले जो सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम के लिए लेके आए थे, तो मुस्लिम और हिंदुओं का बंटवारा करना चाहते थे। इसके अंतर्गत क्या था कि मुस्लिमों को बस मुस्लिम ही वोट कर पाएंगे, मुस्लिम के लिए सीट रिजर्व होगा और वो मुस्लिम ही वोट कर पाएंगे। तो सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रावधान था। तो अब ये लोग सेपरेट इलेक्टोरेट को बढ़ाकर हिंदुओं में भी इसको लेकर आने वाले थे, और क्योंकि हिंदू को भी आपस में तोड़ना चाहते थे, गांधी जी इसको समझ गए। तो इसके अनुसार क्या था कि दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने को कहा गया और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। सोचिए, आज हिंदू और मुस्लिम में इतना मतलब डाइवर्जन है। अगर ऐसा हो गया रहता, दलित कम्युनल अवार्ड टाइप का चीज अगर हो गया रहता, तो आज हिंदू में भी आपस में हिंदू और दलित में कितनी बड़ी खाई हो जाती। इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने इसे हटाने के लिए आमरण उपवास, मतलब फास्ट अंटिल, मतलब फास्ट अप टू डेथ बोलते हैं जिसको, फास्टिंग अप टू डेथ, मतलब तब तक आमरण अनशन रहेगा जब तक मौत ना हो जाए, मृत्यु ना हो जाए। अंत में एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट कहते हैं, पूना समझौता कहते हैं, जिसमें दलित वर्गों के लिए साधारण वर्गों में ही सीटों का आरक्षण, अब रिजर्वेशन पॉलिसी लेके आ दिया गया कि सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं रहेगा, लेकिन रिजर्वेशन रहेगा कि भाई सीट कुछ आरक्षित कर दिए जाएंगे दलित वर्गों के लिए। और पूना समझौता 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ। 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ और कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। बिहार में 1934 ईस्वी में भयंकर भूकंप आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत सरकार अधिनियम, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1858 में आता है, वैसे ही अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एक 1935 में आएगा और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एक आएगा 1947, जिसको इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट भी कहा गया है। तो लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन जो कि 1915 ईस्वी में हिस्सा लिया था, ठीक है, यही ये वेलिंगटन है जो कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन जो कि 1915 में हुआ था उसमें हिस्सा लिए थे ये। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? एसपी सिन्हा ने, सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने किया था, ठीक है। अब हमारे हैं लॉर्ड लिनलिथगो साहब जो कि 1936 से 1943 ईस्वी तक हैं। इनके समय में पहली बार चुनाव करा गए। तो देखिए 1936 में पहली बार आम चुनाव होते हैं और कांग्रेस को उसमें 11 में से 8 प्रांतों, अब उस समय 11 प्रोविंस होते हैं, कितने प्रोविंस? 11। तो उसमें से 8 प्रोविंस जो होते हैं, 8 प्रांत, उसमें कांग्रेस को अपनी कौन कौन प्रोविंस है? बॉम्बे है, मद्रास है, बिहार है, संयुक्त प्रांत जिसको बोला जाता था आपका यूनियन प्रोविंस, मध्य प्रांत जिसको सेंट्रल प्रोविंस, यूनियन प्रोविंस बाद में यूपी कहलाया, मध्य प्रांत जो है बाद में आपका जो एमपी के आसपास का क्षेत्र है, ओडिशा, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत इसको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर कहते थे, और असम। यहाँ जो है कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई। प्रथम 6 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिली थी। इसमें से जो प्रथम 6 प्रांत है उसमें स्पष्ट बहुमत मिली। बंगाल, असम, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब और सिंध में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिली थी। प्रश्न पूछेगा कि किसमें पूर्ण बहुमत मिली, किसमें पूर्ण बहुमत नहीं मिली, तो आप ये लोग याद रखेंगे। 1 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। पहला 1914 से 1919, तो दूसरा 1939 से 1945। ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे भारत को भी युद्ध में झोंक दिया और कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए नारा दिया, न कोई भाई न कोई पाई। और इसने अपने द्वारा शासित प्रांतों जो कि 8 प्रांत थे उसके सभी मंत्रिमंडलों से त्याग पत्र दिया। मतलब समझिए कि हर मंत्रिमंडल में सरकार इन्होंने खुद डिजॉल्व कर दिया, हर मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया। 1 मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी बनाई। अब इसके पीछे भी एक कहानी है, फॉरवर्ड ब्लॉक कैसे बनाते हैं वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, लूसेंट में दिया हुआ है।
मार्च 1940 ईस्वी में लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होता है 1940 में और उसमें जो है पाकिस्तान की मांग की गई। इस प्रस्ताव का प्रारूप जो है सिकंदर हयात खान ने बनाया था और फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था। खली कुजमा ने इसका समर्थन किया था। 8 अगस्त 1940 ईस्वी को अगस्त प्रस्ताव, जिसको अगस्त ऑफर भी कहते हैं। तो देखिए दो चीज है, एक 1917 में अगस्त डिक्लेरेशन होता है, ठीक है, जिसको मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन भी बोलते हैं, ठीक है, और 1917 में, ठीक है, उसी के बाद मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड का एक्ट आता है 1970 वाला, 17 वाला, 1919 वाला, ठीक है, और एक आता है अगस्त ऑफर करके, ये है अगस्त में ही आता है 1940 में, ठीक है, ये अंग्रेजों के द्वारा लाया जाता है, वही है ये अगस्त प्रस्ताव। मार्च 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन ऑफ भारत आता है, क्योंकि भारत के लोग जो है धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी का डिमांड करते हैं कि हमको अपना संविधान चाहिए, हमको फिर अपनी आज़ादी चाहिए। तो ये लोग बार बार इस बात का दिलासा दिलाते हैं कि हाँ ठीक है, पहले विश्व युद्ध में साथ दे दो, फिर दूसरे विश्व युद्ध में साथ दे दो, तो हम आपको कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी दे देंगे। और इसी के कारण से ये लोग फिर क्रिप्स मिशन को भारत में भेजते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने दोनों ने क्रिप्स प्रस्तावों का अस्वीकार कर दिया। प्रश्न पूछता है कि किसने किया, तो दोनों ने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू मौलाना आजाद क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। 1943 ईस्वी में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। अब लॉर्ड वेवेल होंगे 1947 तक, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वायसरॉय वेवेल ने 25 जून 1945 ईस्वी को शिमला में एक सम्मेलन बुलाया और इस सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आजाद ने किया था। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया, यद्यपि वे शिमला में उपस्थित रहे, तो उसको शिमला सम्मेलन भी बोलते हैं। सम्मेलन के दौरान मुस्लिम लीग द्वारा यह शर्त रखी गई कि वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद है, जो वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसमें जो भी नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन वह स्वयं करेगी। मतलब वो मान ली मुस्लिम का रिप्रेजेंटेटिव अपने आप को मानने लगी मुस्लिम लीग, जबकि ऐसा नहीं था। कांग्रेस में भी बहुत सारे मुस्लिम नेता थे, लेकिन मुस्लिम लीग का ये मानना था कि नहीं, कांग्रेस जो पार्टी है वो हिंदुओं की पार्टी है, पूरे भारत के मुस्लिमों का रिप्रेजेंटेशन हम ही करते हैं मुस्लिम लीग। और उसने ये बात रखी कि मुस्लिम सदस्य जो भी रहेंगे वायसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, उसका चयन वही करेगी। अब मुस्लिम लीग का यह अड़ियल रुख जो है 14 जुलाई तक बना रहा, अतः वेवेल 14 जुलाई 1945 को सम्मेलन के विफलता की घोषणा कर दी। 1945 में बनी क्लेमेंट एटली की अध्यक्षता वाली लेबर पार्टी की सरकार द्वारा, देखिए कंजर्वेटिव पार्टी की पहले सरकार होती थी, अब लेबर पार्टी की सरकार आ जाती है। 1945 में क्लेमेंट एटली की सरकार आती है और उसके द्वारा प्रथम कार्यवाही के अंतर्गत भारत में आम चुनाव करवाना था, ठीक है। अब दिसंबर 1945 ईस्वी में घोषित चुनाव परिणामों में केंद्रीय विधानसभा, जिसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहा गया, और प्रांतीय विधानमंडल जो कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली था, उसमें कांग्रेस को बहुमत मिला, ठीक है। तो 1945 में जो चुनाव हुए उसमें भी मिलता है बहुमत कांग्रेस को, दोनों जगह, केंद्र में भी और प्रांतों में भी। केंद्रीय विधानसभा में कांग्रेस को निर्वाचन क्षेत्रों में 91.3% मत मिले। मुस्लिम लीग ने सभी मुस्लिम सीटें जीत ली। प्रांतीय विधानमंडल में कांग्रेस को बंबई, मद्रास, संयुक्त प्रांत बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला, और मुस्लिम लीग को बंगाल तथा सिंध में बहुमत मिला। पंजाब में कांग्रेस, अकाली और यूनियनिस्ट पार्टिस्ट की साझा सरकार बनी। तो 3 जगह सरकार कांग्रेस की नहीं बनती है। बंगाल और सिंध में मुस्लिम लीग को पूर्ण बहुमत मिल जाता है, और पंजाब में जो है यही बंगाल और सिंध का क्षेत्र जो है अब पाकिस्तान के रूप में इन्होंने मांग कर लिया बाद में, जो पूर्वी बंगाल का क्षेत्र था जो अब बांग्लादेश हो गया है। और पंजाब में जो है कांग्रेस, अकाली और यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है। तो 3 जगह कांग्रेस की सरकार नहीं बनती है। अब कैबिनेट मिशन जो है 1946 ईस्वी में भारत आया, और इस मिशन के सदस्य कौन थे, तो स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, पैथिक लॉरेंस थे और एबी एलेक्जेंडर थे, ठीक है। तो नाम है क्रिप्स मिशन, और वही उसी हिसाब से ये कैबिनेट मिशन आता है, और इसके ये 3 लोग सदस्य होते हैं। 20 फरवरी 1947 ईस्वी में प्रधानमंत्री जो लॉर्ड क्लीमेंट एटली हैं लेबर पार्टी, वो हाउस ऑफ कॉमन्स, जो कि लोअर हाउस या
भारत की जैसे लोकसभा है वैसे उनका हाउस ऑफ कॉमन्स है, तो वहाँ वो घोषणा करते हैं कि जून 1948 ईस्वी तक प्रभुसत्ता भारतीयों के हाथ में दे देंगे। लेकिन जून 1948 तो दूर, 15 अगस्त 1947 को ही भारत को आज़ादी देनी पड़ती है। तो अब आ जाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन। मार्च 1947 से जून 1948 तक इनका कार्यकाल कहा गया है। तो आइए देखते हैं। सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 ईस्वी को भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया जाता है। अब सत्ता तो देना ही है, तो उसके लिए फाइनली लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है और 30 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना घोषित की जाती है, जिसको माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं। 3 जून 1947 ईस्वी को इसमें भारत का विभाजन भी था, इसमें इंडिया का डिवीजन भी था। ठीक है। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा, जो कि प्रधानमंत्री हैं क्लेमेंट एटली, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक, जिसको इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट कहते हैं, उसको पास कर दिया जाता है और वो 18 जुलाई को उसको स्वीकृति मिल जाती है। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई और 15 अगस्त 1947 को भारत जो है स्वतंत्र हो जाता है। उससे एक दिन पहले पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ, तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान स्वतंत्र हो जाता है। तो प्रश्न ये भी पूछता है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन हुए। और वही भारतीय गवर्नर जनरल पूछ दे जैसे ये है तो ये राजगोपालाचारी है। ठीक है, ये प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल रहते हैं, उसके बाद से ये पद ही खत्म हो जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति का पद आ जाता है। तो यहाँ तक ने हमने सारे गवर्नर जनरलों को कंप्लीट कर लिया। अगले से हम लोग ये टेबल शुरू करेंगे जो कि अंग्रेजी शासन विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह, इससे काफ़ी प्रश्न होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रश्न डायरेक्ट विद्रोह का समय पूछ देता है, विद्रोह कहाँ कहाँ हुआ और किस कारण से हुआ, कौन कौन से नेता थे, यह सब पूछता है। तो अगले वीडियोज में, अगले पार्ट में हम वहाँ से शुरू करेंगे। तब तक आप लोग नीडी क्लासेज चैनल के हर वीडियोज को देखते रहें, हमारे क्रैश कोर्स सीरीज के प्लान को डाउनलोड कर लें, उस प्लान को चिपका दें, PDF को डाउनलोड करके प्रिंट आउट लेके चिपका दें और उसी प्लान के तहत 90 दिन का स्ट्रैटेजी बना के आप तैयारी करें। हमारे एक एक वीडियो को बार बार देखें, काफ़ी डिटेल से हमने वीडियो को में हर चीज़ों को समझाने का, लिंक करने का प्रयास किया है। वीडियोज आपको पसंद आए तो वीडियोज को लाइक करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ आप वीडियो को शेयर करें और अपना कीमती कमेंट जो है सुझाव के रूप में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि हम सुधार कर सकें और अच्छे तरीके से अपने आप को आपके सामने लेकर आएँ। तो फिर अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।